देखो बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग थर्मल इंजीनियरिंग मैकेनिकल और थर्ड सेमेस्टर का। देखो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीम। ठीक है, ध्यान से सुनना। अगर प्रॉपर्टी ऑफ स्टीम की अगर हम बात कर रहे हैं, यहां पर सबसे पहले मैं एग्जांपल ले रहा हूं। देखो एग्जांपल दे देते हैं हम भाई, किसी की जॉब लगवा रहे थे, वो एक बंदा था, इसकी जॉब लग रही थी, उसकी पावर प्लांट में लग गई जॉब। कहां पर? और उसका काम है कि वो टरबाइन घुमा के बिजली बनाएगा। आसान भाषा में, जितनी इजी समझ सको उतना समझो, जरा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। टरबाइन का वो पावर प्लांट कैसे काम करता है, अगर बहुत आसान भाषा में समझें, हमारे पास एक वर्ड होता है कूलर। कूलर का काम होता है जो चीज को ठंडा करे। ठीक है, जैसे आपका रेफ्रिजरेटर है, कूलर एक तरीके का। इसके बाद यहां पर ऊपर की तरफ लगा होता है पंप। बच्चों व्हाट इज पंप का काम बताओ क्या होता है? अगर आपसे पूछे वाइवा में या इंटरव्यू में, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पंप, तो पंप का काम होता है प्रेशर इंक्रीज करना। जो काम कंप्रेसर का होता है वही काम पंप का होता है। ये पानी को कंप्रेस करता है। कंप्रेस करने से पानी का प्रेशर बढ़ता है, पानी ऊपर की तरफ भागता है, जहां भी भगाना है आपको। अच्छा, यहां पर होता है बॉयलर। बॉयलर का काम जो होता है, बॉयलर का काम होता है गर्म करना, हीट करना। ठीक, और यहां पर होता है बच्चों टरबाइन। टरबाइन का काम होता है, टरबाइन घूमेगा और बिजली बनेगी। बस सिंपल इतना याद रखो, इधर आपकी इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। तो हुआ क्या, यहां पर हमारा पानी है, जिस पानी को हमारा एक हीट एक्सचेंजर है जो हीट एक्सचेंज करे, ठंडा करा है कूलर ने। इस पानी को पंप ने खींचा, खींचने के बाद पानी यहां पहुंचा। यहां बॉयलर में वो पानी गर्म हुआ, उससे भाप बनी, स्टीम बनी। वो स्टीम यहां पर आई, उसने टरबाइन को मूव किया, टरबाइन मूव हुआ, उससे इलेक्ट्रिसिटी बनी। वो भाप जो है, मान लो भाप आई थी 101 डिग्री सेल्सियस पे, हम ज़्यादा गर्म क्यों करेंगे? भाप तो नहीं बन जाती है हमारी अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। इसके बाद अगर आप गर्म कर रहे हो तो उस स्टीम की एनर्जी बढ़ेगी। स्टीम तो रहेगी बट स्टीम में एनर्जी बढ़ेगी, वो तेजी से घुमाएगी। अच्छा, इसके बाद जब भाप यहां पर आई तो उसका टेम्परेचर रह गया मान लो 90 डिग्री सेल्सियस। कितना रह गया? अगर उसका टेम्परेचर रह गया 90 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब अभी भी गर्म है। 90 तो बहुत गर्म होता है, तो ठंडा तो पानी तो बना नहीं हो, अभी वेपर फॉर्म में है। तो उसको हमने क्या किया, वापस ठंडा करा, क्योंकि पंप जो है वो वेपर को नहीं खींच सकता। वेपर इज लाइक अ गैस। ठीक, तो वो हमने ठंडा किया, ठंडा करके वापस क्या बन गया, पानी। पानी दोबारा खींच लिया, और मामला चलता रहा। एक बेसिक फंडामेंटल समझ आया? इस पूरे फंडामेंटल में स्टीम कहां बन रही है? इसका मतलब अगर हम स्टीम पढ़ेंगे तो आगे हम क्या क्या पढ़ेंगे? हम बॉयलर भी पढ़ेंगे, अरे पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? हम टरबाइन भी पढ़ेंगे। इसका मतलब बॉयलर जब हम पढ़ेंगे तो बॉयलर का नाम पढ़ेंगे स्टीम जनरेटर। तो अगर आपका कोई चैप्टर है, इसका नाम हुआ स्टीम जनरेटर, तो आप इसका मतलब क्या पढ़ने जा रहे हैं? बॉयलर। और इस पूरे सिस्टम में मूव कौन कर रहा है? एक्चुअली सिर्फ दो चीजें, पंप और टरबाइन, दो चीज मूव कर रही हैं। तो इसका मतलब पंप भी पढ़ेंगे, बट पंप पता नहीं आपके सिलेबस में अभी है नहीं, मुझे पंप नहीं है, अभी फ्लूइड में होंगे आपके पंप। यहां पर आप पढ़ेंगे टरबाइन। टरबाइन को बोलते हैं प्राइम मूवर। तो आप जब पढ़ेंगे ना प्राइम मूवर, तो आप वहां पर टरबाइन पढ़ रहे होंगे। टरबाइन भी कई प्रकार के होते हैं। अच्छा, अब इस बॉयलर में स्टीम बनाने के लिए हमें लगेगा कोयला। अरे कोयला लगेगा नहीं लगेगा? देखो वैसे तुम्हें पता है कि नहीं पता कैसे काम होता है, बताता हूं आपको बिजली बनती कैसे। कोयले को ना क्रश करते हैं, क्रश करके बिल्कुल बनाते हैं फाइन पाउडर। उस फाइन पाउडर को कन्वेयर से ऊपर लेके जाते हैं और बॉयलर में डाल देते हैं। जहां पर बॉयलर में डालते हैं, जहां पर आग लगानी है, फर्नेस में डाल देते हैं और वहां पर आग लगती है। फाइन करने से उसकी जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है, हमारे लिए ईजी हो जाती है चीज़ें थोड़ी सी। अब दिक्कत ये है, मान लेते हैं, आप ध्यान से सुनो, दुनिया में हर चीज का अपना एक वो होता है, क्या बोलते हैं, एक फिक्स टेम्परेचर प्रेशर होता है। एग्जांपल बताता हूं तुम्हें, अगर मैं पानी को 4.2 किलो जूल एनर्जी दे दूं, किसको? आपने सुना है जब आप कभी जिम करते हैं, जैसे अगर बात करूं मैं, तो बोलते हैं हम अपनी कैलोरी भी बर्न कर रहे हैं। तो एक कैलोरी होता कितना है? मैं बताता हूं, नहीं जरूरत नहीं, बताता हूं। कैलोरी एक अपने आप में एनर्जी की यूनिट होती है। किसकी यूनिट होती है? कोई कैलोरी फैट वेट नहीं है। आपकी बॉडी में जो एनर्जी बनती है वो या तो बनती है कार्बोहाइड्रेट से या बनती है फैट से। अगर आपने क्या किया, जो आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट सारा यूज हो गया, ठीक, कार्बोहाइड्रेट यूज हो गया और बॉडी को फिर भी एनर्जी चाहिए, तो फैट से बनाएगा। किससे बनाएगा? तो फैट कटेगा। अभी कुछ लॉजिक क्लियर हो रहा है? तो जो लोग कम खाना खाते हैं, जिनको प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट नहीं मिल पाता, एनर्जी नहीं मिल पाती, उनकी बॉडी का फैट कम हो जाता है, वो लीन और थिन हो जाते हैं। लोग डाइटिंग करते हैं इस चक्कर में। तो अब आपने क्या किया, आपने कैलोरी बर्न करी। कैलोरी बर्न करने का मतलब आपने अपनी बॉडी में एनर्जी बनाई और वो बॉडी से रिमूव कर दी एनर्जी।
किसी भी साइकिल चलाने में, जिम करने में, जो भी करने में आपने। अब वो जो कैलोरी आपने वर्ड सुना है, दैट मीन्स अगर कोई पूछे कैलोरी इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी, तो जो होता है एक कैलोरी में होती है 4.2 किलो जूल। अभी वर्ड कहां से आया वो बताता हूं आपको। एक्चुअली क्या होता है, अगर आपके पास 1 केजी पानी है, 1 किलोग्राम पानी है, और उस पानी का टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस। अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर आपके पास पानी कितना है 1 केजी, उसका टेम्परेचर कितना है 25 डिग्री सेल्सियस। अगर इस 1 किलो पानी का टेम्परेचर बढ़ा के आपको 26 डिग्री सेल्सियस करना हो, कितने पानी का? 1 किलो का, तो आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? तो आंसर है 4.2 किलो जूल। बात समझ आई नहीं आई? इसका मतलब ये होगा 4.2 किलो जूल पर केजी केल्विन। क्योंकि जब आप डिफरेंस निकालते हो, ऐसा एक बात समझ लो बच्चों, जब आप डिफरेंस निकालते हो, डेल्टा वाला डिफरेंस, तो चाहे आप केल्विन में टेम्परेचर लो, चाहे डिग्री सेल्सियस में लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ आया? डिफरेंस केल्विन में निकालो चाहे केल्विन, सब सेम आता है। तो हमने बोला अगर मैं 4.2 किलो जूल 1 केजी को दूं तो उसका टेम्परेचर 1 केल्विन राइज हो जाएगा। और बच्चों इसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक हीट। बहुत बढ़िया। इसका मतलब 4.2 किलो जूल मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी 1 किलो पानी को 1 डिग्री टेम्परेचर उठाने के लिए। कैलकुलेशन करेंगे बिल्कुल एक्चुअल वाली, थ्योरेटिकल कैलकुलेशन, ऐसा होता नहीं, जो है वो करेंगे। अब मैंने कहा ठीक है, इसका मतलब ये बात क्लियर हुई सब लोगों को? कोई डाउट है किसी को तो बताओ। समझ आ गया? हो सकता है कभी कभी नहीं समझ आए, वैसे मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ स्लो पढ़ाने की, बट मैं इतना स्लो नहीं पढ़ा पाता, ठीक है, वरना क्लास का पेस खत्म हो जाता है। लेकिन जिसको अगर जो स्पेशली लोग वीडियो देख रहे हैं वो स्लो कर लेना भाई, क्योंकि मैं इतना स्लो नहीं पढ़ा सकता, फिर ना मज़ा सा नहीं आता, लगता है फिर नींद सी आ जाती है। चलो अभी वापस आते हैं अगले पॉइंट पे। मान लीजिए अभी हमें समझ आया कि भाई अगर मेरे पास, अब मैंने यहाँ बॉयलर में पानी भरा, मान लेते हैं 100 केजी, कितना पानी भरा? और 100 केजी का टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, और पावर प्लांट में हमारा इंजीनियर है, मान लेते हैं बादल आप इंजीनियर हैं, भाई का पावर प्लांट में सिलेक्शन हो गया, उन्होंने कहा भाई एक काम है, आप इंजीनियर हैं और आपका जो ड्यूटी है ना बॉयलर पे है, आपको करना क्या, आपको स्टीम बनानी है। क्या ठीक है जी, बना देंगे, फूंक के बना देंगे मुंह से। कहता है माना कि आप हॉट हैं बट इतने भी नहीं कि फूंक मार के स्टीम बना दे, आपको उसके लिए चाहिए होगा कोयला, आपकी शक्ल की तरह आपको भी काला सा कोयला चाहिए। समझ तो गए होंगे आप? ये जोक था, इस पे हंसना चाहिए था। शक्ल देख के मुझे हंसी आई। चलो कोई बात नहीं, अगले पॉइंट पे आते हैं। अब इनने कहा ठीक है भाई बना देंगे कोयला। हमने कहा भाई ऐसा है कि अभी 100 केजी हमने बॉयलर में पानी डाल दिया, कोयला ऑर्डर कर दो। तो भाई ने कहा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, हमें तो पता है कि पानी की स्पेसिफिक हीट कितनी होती है। कौन सी हीट? मतलब 1 केजी टेम्परेचर, 1 केजी वाटर का 1 डिग्री टेम्परेचर उठाने के लिए जो हीट चाहिए उसे बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। याद रहेगा, ये डिनोट करते हैं सी से। तो आपका वाला सिंबल हो गया, इसे डिनोट करते हैं सी से। चलो अब अगले अब हंस रहा है, अब समझ आ गया। तो स्पेसिफिक हीट ये है 4.2 किलो जूल चाहिए पर केजी, हर एक केजी के लिए 1 डिग्री टेम्परेचर है, 1 केल्विन टेम्परेचर उठाने के लिए। हमें 25 से लेके जाना है 100 तक, हाँ या ना? बताओ। तो हमने कहा कैलकुलेशन कैसे करेंगे? हमने कहा भाई हीट की कैलकुलेशन इस फॉर्मूले से होगी। कैसे? एक बात बताओ, 1 केजी के लिए कितना चाहिए? 4.2 किलो जूल। कितना केजी है? कि जी 100 है। कितना टेम्परेचर उठाना है? जी 75। नहीं बात समझ आई? 1 केजी के लिए इतना चाहिए, कितना केजी? 100। भाई इसी हो गया 420 केजी। 420 केजी और 1 केल्विन उठाने कितना चाहिए होता है? 4.2। और कितना उठाना है? तो बच्चों यहां से हमारा फॉर्मूला बना मास इंटू सी और इंटू डेल्टा टी। तो फॉर्मूला आ गया Q बराबर mc डेल्टा टी। बात समझ आती कि नहीं आती? अरे क्लियर हुआ है फॉर्मूला कहां से आया? कि अगर आपको हीट कैलकुलेट करनी है, यू कैलकुलेट द हीट बाय दिस, स्टीम बन जाएगी। तो भाई ने, हमारा इंजीनियर था, भाई ने कहा कोई, हाँ सी कॉन्सेंट, एक पर्टिकुलर, जैसे आप पानी ले रहे हैं तो अलग है, पेट्रोल ले रहे हैं तो अलग है, ठीक है, आपकी बॉडी का हो सकता है कुछ और हो। तो हम लोग फिलहाल सी को कॉन्सेंट मानते हैं। हाँ सी की वैल्यू बदल जाती है बट अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, फिलहाल हम लोगों के नहीं बदलेगी। फिलहाल वाटर के लिए 4.2 रहेगी, होल और सिलेबस। अच्छा ठीक है भाई, कर लिया हमने फॉर्मूला, हमें समझ आ गया, बहुत बढ़िया। भाई ने तुरंत फॉर्मूला लगाया, भाई ने कहा बहुत बढ़िया, भाई ने फॉर्मूला लगाया कि भाई कितना आएगा? 75 डिग्री उठाना है। भाई डेल्टा टी का मतलब क्या है? 100
-25, ये तो लिखा मैंने डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर। चलो कितना आएगा चेक करते हैं। अगर हम कैलकुलेशन करें अप्रोक्सीमेट तो ये हो गया 420, ये आ गया, और इंटू 75, ठीक है। तो अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूँ लगभग, देखना बताना कितना आता है एग्जैक्टली। जिंदगी में पहली बार फोन का कैलकुलेटर खुलेगा और उसमें सदुपयोग होगा, जहां पर हम कैलकुलेशन कहाँ की करेंगे, किसी वैसे वाली कैलकुलेशन करेंगे। चलो कितना आया, 31,500 किलो जूल। अब देखो यार मजे वाली बात, यहां आती है बहुत इंटरेस्टिंग बात, मेरा फेवरेट एग्जांपल है वाला। तो हमारे इंजीनियर साहब ने बोला हाँ भाई कोयला ले आओ। उसने अगला क्वेश्चन पूछा कितना, कह रहा ओ शिट, कहता इतना चाहिए कि 31,500 किलो जूल एनर्जी बन जाए। कह रहा तुम इंजीनियर हो, कहता हाँ रिजाइन दे दो। भाई मैं कहा अच्छा तू बता 1 किलो कोयला जलाने पे कितनी बनती है एनर्जी। कहता है 1 किलो कोयला जलाने बनती है 31.5 किलो जूल। कहता बहुत बढ़िया, अब आ गया मजा। कहता मुझे कितनी चाहिए, 31,500। हमने कहा काम का 1000 किलो कोयला ले आओ, इतने तो मंगाएंगे भाई उससे। जब जैसी मल्टीप्लाई करा कितना आया, 31,500। ना बस 1000 करेंगे और करेंगे मल्टीप्लाई, 10,000 से कर लो, ठीक है। हम मान लेते हैं फिलहाल कैलकुलेशन। हमने कहा भाई यहाँ भाई 1000 किलो कोयला ऑर्डर कर दिया, भाई का 1000 किलो कोयला आ गया, पिसवा के लगवा दिया, और फिलहाल हम मान रहे हैं कि जितना उसने बताया बिल्कुल सही है और इतनी एनर्जी मिलेगी। अंत बदल क्या हुआ, स्टीम नहीं बनेगी। यहां पर आता है ट्विस्ट, भाई इंजीनियर जो है वो लगे पड़े हैं और इंजीनियर ने यहां पर पूरा कैलकुलेशन कर डाली, आज तक की जितनी नॉलेज ली थी सब लगा डाली, उससे बात भी कर ली, उससे गाली भी सुन ली, सब हो गया, लेकिन स्टीम नहीं बनी, टरबाइन घूम ही नहीं रहा। थोड़ी बहुत बनती है। अब फिलहाल इतनी कैलकुलेशन आएंगे, थोड़ी बहुत नहीं कर रहे। हमने कहा अब ये अपना सर पकड़ के बैठे हैं कि स्टीम क्यों नहीं बन रही भाई। एक मैं बुक पढ़ रहा था, उसमें रॉबर्ट कियोस्की बोलते हैं, कहते हैं हम जब 8 साल की उम्र में थे, जो इनकी रिच डैड पुअर डैड एक बुक है ना, तो वो बोलते हैं कि उन्होंने बुक में लिखा कि हम 8 साल की 9 साल की उम्र में अमीर बनना चाहते थे, तो पापा ने बोला पैसे बना लो अमीर बन जाओगे। तो हमें समझ आ गया, तांबे के सिक्के चलते थे उस टाइम। तो हमने पड़ोसियों के पास गए, हमने कहा एक काम कीजिए, आप जो भी टूथपेस्ट यूज़ करते हैं वो यूज़ करें, खाली हमें दे देना। वो पहले तांबे में आती थी, अब तो प्लास्टिक में आती है, और तांबे के ऊपर वाइट कलर का पेंट आ जाता था। इन्हें एक सांचा बनाया प्लास्टर ऑफ पेरिस से, और वो इकट्ठे करना शुरू कर दिए ट्यूब, और अपने घर में एक जगह इकट्ठा करना शुरू कर दिए। मम्मी ने बोला हमें क्या इकट्ठा कर रहे हो, रॉ मटेरियल है प्रोडक्शन का। प्रोडक्शन का रॉ मटेरियल है ना, खाली करो 1 हफ्ते के अंदर, बहुत देर हो गई, मैंने अभी फेंक दूँ उठा के मैं। और हमारे वेयर हाउस के मालिक ने हमें 1 हफ्ते का समय दिया कि अपना हम रॉ मटेरियल वहाँ से हटा लें। और बहुत ज़बरदस्त बुक है कसम से। कह रहा उसके बाद हमने अपना सब लोगों को फिर हमने बोला एक काम करो भाई, डॉक्टर ने बोला एक दिन में 3 बार दांत साफ किया करो, जल्दी से होता है, ताकि हमें ट्यूब जल्दी मिल जाए। फिर हमने लाके अपना प्रोडक्शन के आइटम रखे, हमने एक भगोना रखा, उसमें पिघलाए सारी वो, और एक सांचे में डालना शुरू करे, और हम अपना प्रोडक्शन चालू कर दिया। और हम बहुत जल्दी अमीर बनने वाले थे। तभी हमारे पापा आ गए। पापा कह रहे क्या कर रहे हो, हम उसकी प्लास्टिक उतारते थे ऊपर की और वो पिघला लेते थे, ठीक है। तो पापा कह रहे क्या कर रहे हो, कहता अमीर बनने। कहता अमीर बन रहे, ये क्या हो रहा है, क्या सिक्के बना रहे, कह रहे आओ, कह रहे इलीगल है ये। और हमारा बिजनेस शुरू होने से पहले ठप हो गया, धंधा चौपट कर दिया। पापा की एक स्टेटमेंट, शेयर मार्केट पूरा गिर गया। तो उनके बड़ा सही मुझे स्टेटमेंट लगता है। तो ऐसी किताबें पढ़ने से तो ये होता है, मेरे को समझ आया कि अगर आप कोई चीज़ स्टोरी फॉर्म में सुनते हो, को जल्दी याद होती है। तो ऐसे आपको भी एक चीज़ समझ आई यहाँ पर, जो इसने 25 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक देने के लिए जो हीट दी ना बच्चों, उस हीट का नाम होता है सेंसिबल हीट। कौन सी हीट? इसका मतलब हमारे इंजीनियर ने 1 क्लास कम ली थी इस चैप्टर की, यहीं तक लेके भाग गया अभिमन्यु की तरह। ये तो घुस गया, घुसना कैसे है, निकलने का सुना ही नहीं चक्रव्यूह में। तो भैया भाई को सेंसिबल हीट का तो आइडिया था, लेकिन दुनिया में एक हीट और होती है, उसे बोलते हैं लेटेंट हीट। अब लेटेंट वर्ड का मतलब समझो। लेटेंट का मतलब होता है छुपा हुआ, जो दिख नहीं रहा। यू कैन नॉट कैलकुलेट बाय दिस फॉर्मूला। और जब भाई को फॉर्मूला ही पता था खाली बस। लेटेंट हीट सबकी फिक्स होती है कि पर केजी कितनी होगी, मुझे भी याद नहीं है पानी कितनी होती है एग्जैक्टली। लेटेंट हीट क्या होती है, अब समझ आई वाली बात।
तो मैं आपको जो स्टीम में पहली बात समझा रहा हूं कि स्टीम बनाने के लिए आपकी जो हीट की रिक्वायरमेंट होगी, या हीट को एंथैल्पी भी कहते हैं, टोटल हीट को क्या बोलते हैं, याद रख लो, टोटल हीट को क्या बोलते हैं, एंथैल्पी। टोटल हीट को क्या बोलते हैं, एंथैल्पी। तो भैया जो तो टोटल हीट यहां पर चाहिए, जो एंथैल्पी चाहिए, वो सिर्फ लेटेंट नहीं चाहिए, सिर्फ सेंसेबल नहीं चाहिए, हमें उसमें एक हीट और ऐड करनी पड़ेगी। तब इनका एक सीनियर आया, इसने पहले 2 रैपट मारे, 2 गाली सुनाई, उसने बोला बे सुन, तेरे को इसमें हीट और ऐड करनी है, 1500 किलो, 1000 किलो आया था पहले, 150 किलो कोयला और मंगा कर, लेकिन ये तो सही कैलकुलेशन है। अरे चुप, रैपट 3 हो सकते हैं। 150 किलो कोयला और मंगा। कहता क्यों? कहता क्योंकि हर 1 केजी पानी के लिए 1.2 किलो जूल एनर्जी एक्स्ट्रा लगेगी, या जितनी भी रिक्वायरमेंट होगी, 150 किलो जूल एक्स्ट्रा हीट चाहिए हमें। उसके लिए 3 किलो मंगाओ, 4 किलो मंगाओ, क्यों चाहिए? क्योंकि भैया पानी अभी 100 डिग्री सेल्सियस पानी है। सुनो, इसलिए कहा सिर्फ सुनो, भगवान ने कान कितने दिए हैं? 2, मुंह कितना दिया है? 1, सिर्फ सुनो। 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी है, भाप नहीं है। 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या है? पानी है, भाप नहीं है। अगर 1000 किलो पानी एक कंटेनर के अंदर भरा है, उसका टेम्परेचर 1000 पहुंच गया है, जब तक 1 बूंद भी पानी रहेगा उसका टेम्परेचर 100 ही रहेगा, 101 नहीं हो सकता। बात समझ आई? तो ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर बता रहा हूं तुम्हें। अब हमारे पास, हमने हीट को तभी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, एक वो हीट जो टेम्परेचर बढ़ाने में हेल्प करे, और दूसरी हीट जो स्टेट चेंज करने में हेल्प करे। क्या चेंज करने में? एग्जैक्टली। दैट मीन्स 100 डिग्री पानी को 100 डिग्री स्टीम बनाने में भी हीट लगती है। प्रॉब्लम ये थी, इसका नाम लेटेंट हीट क्यों रखा गया? क्योंकि जब हम थर्मामीटर डाल के बैठे थे ना, कोयला तो फूक रहा था, 150 किलो फूक गया, टेम्परेचर पहले भी 100 था और अब भी 100 है, मतलब टेम्परेचर चेंज ही नहीं हुआ। हमने यहां पर रखा Q बराबर MC डेल्टा टी, डेल्टा टी तो 0 आ रहा भाई, 100 माइनस 100, कह रहा हीट तो है ही नहीं, कहता नहीं, दिख नहीं रही है। लॉजिक समझ आया? कंफ्यूजन लेटेंट हीट से भी कंफ्यूज मत हो ना। तो लेटेंट हीट का काम क्या होता है? लेटेंट हीट का काम होता है सिर्फ स्टेट को चेंज करना। दैट मींस एक टेम्परेचर पे आपको 2 फेज मिलेंगे चीजों के। अब सुन लो, स्टीम भी मिलेगी, पानी भी मिलेगा, लेकिन जब तक पानी रहेगा तब तक 101 नहीं पहुंचेगा टेम्परेचर, और जब तक उसका पूरा स्टीम बनना नहीं शुरू होगी टेम्परेचर 100 नहीं पहुंचेगा। मतलब 100 डिग्री पे आपको पानी भी मिलेगा और स्टीम भी मिलेगी। 0 डिग्री सेल्सियस पे आपको बर्फ भी मिलेगी, आपको पानी भी मिलेगा। एक टुकड़ा भी बर्फ का बाकी है तो टेम्परेचर 0 है, और अगर सारी बर्फ पिघल गई तो 1 हो जाएगा टेम्परेचर, और सारी बर्फ बन के पानी खत्म हो गया तो -1 हो जाएगा। 0 तब तक रहेगा। मतलब आपको 0 डिग्री बर्फ को 0 डिग्री पानी में कन्वर्ट करने के लिए भी हीट देनी पड़ेगी। 100 डिग्री पानी को 100 डिग्री स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए हीट देनी पड़ेगी, जो आप कैलकुलेट इस फॉर्मूले से नहीं कर सकते। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? हाँ बोलो। MC, हाँ, डेल्टा टी की जगह DT अगर करें तो DT से बाहर पड़ेगा। नहीं, वो नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। टेम्परेचर में चेंज तो आना, कुछ तो आए, यहाँ कुछ चेंज, नेग्लिजिबल चेंज आता है भाई। 100 मतलब 100। अभी देखो एक बात बताओ, हम बहुत माइक्रो एनालिसिस नहीं कर रहे, हमारा एनालिसिस बहुत ऊपर है। हम 100 के बाद 100.5 पे नहीं जाएंगे। हमारे लिए 2 ही वर्ड है अभी, 100, 101 और 99, ताकि हम थोड़ी क्लियरिटी रखें, क्योंकि बेसिक समझना जरूरी है। अभी बाद में हो सकता है माइक्रो एनालिसिस में ऐसा हो कि कुछ हीट बन रही हो, कुछ वैसा हो रहा हो। अच्छा, वेपर और स्टीम में फर्क पता है ना? वेपर जो होते हैं वो जल्दी कंडेंस हो जाते हैं, लिक्विड बन जाते हैं। स्टीम थोड़ा देर में बनती है, ठीक है। अच्छा, इतनी बात क्लियर हो गई। तो अभी आपको समझ आया सेंसेबल हीट क्या होती है। अगर कहीं का टेम्परेचर बढ़ गया तो सेंसेबल हीट, और टेम्परेचर तो नहीं बढ़ा लेकिन स्टेट में चेंज आ गया, एग्जैक्टली। तो हमें पिक्चर में लेटेंट हीट भी समझनी पड़ेगी। और स्टीम बनाने के लिए क्या लेटेंट हीट की जरूरत है? बिल्कुल है। बनाओगे किससे? पानी से, तो पानी की स्टेट चेंज करनी पड़ेगी, तो वहां पर एक पिक्चर में और क्या आएगा? लेटेंट हीट। तो अब हमारे पास हीट में 2 चीज आ गई, सेंसेबल। पर लेटेंट कैलकुलेट कैसे करेंगे फिर? तो बड़ा मुश्किल काम था हमारे लिए। तो हमने क्या किया, हमने ना हर चीज़ की, हर पानी का जिस चीज़ की ज़रूरत थी लिक्विड की, उसका हमने लेटेंट हीट निकाली। भाई 1 kg पे कितनी लगती है? तो मान लो हमारे पास आई कि भाई लेटेंट हीट ऑफ वॉप, 2 चीज़ें होंगी, एक पिघलते वक्त लेटेंट हीट की जरूरत पड़ेगी, एक उबलते वक्त। ये बात समझ आई कि नहीं आई? पिघलते वक्त और उबलते वक्त। इसका मतलब जो पिघलते वक्त होगी उसको बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, पिघलती है ना बर्फ। और जो उबलते वक्त जरूरत पड़ेगी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अच्छा बताओ कौन सी वाली ज्यादा होगी?
वेपराइजेशन वाली, आप गैस में कन्वर्ट कर रहे हो तो बहुत हीट लगेगी। जब पिघला रहे हो तो हीट क्या लगेगी, कम लगेगी। हाँ, स्टेट दोनों में चेंज हो रहा है, लेकिन स्टीम बनाने में ज्यादा हीट लगती है क्योंकि ऑलरेडी पानी बहुत गर्म है, उसको तुम आपके पास एनर्जी ऑलरेडी पहले से है। ये वाली कहानी हो गई कि तुम ऑलरेडी मेडिसिन खाते हो, तो जो छोटी मोटी मेडिसिन असर ही नहीं करने की बॉडी पे, हैवी डोज चाहिए, हैवी डोज। तो ऑलरेडी पहले 100 डिग्री पे पानी है, अब उस 100 डिग्री पानी को हीट में कन्वर्ट करना, तो 100 से ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। नहीं बात समझ आई? तो इसलिए लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बहुत ज्यादा होता है, वेपर बनाने में बहुत हीट चाहिए और मेल्टिंग में कम चाहिए। तो अब क्या हुआ, एक हो गया लेटेंट हीट ऑफ मेल्ट फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ, बात क्लियर होती कि नहीं होती? बात अब बहुत बढ़िया। पर तो मैंने बोला पानी की जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है, ये हमने कैलकुलेशन करके आपको वैल्यू दे दी। कितनी आसान चीज है, आपको मैं स्टीम टेबल पढ़ना सिखाऊंगा। टफेस्ट पॉइंट ऑफ द थर्मल इज स्टीम टेबल। अगर वो पढ़नी नहीं आती तो फ्यूचर में बहुत सारे टेबल पढ़ना नहीं सीख पाओगे आप। और वो मैंने कहा ना, आप पहली बार ही पढ़ोगे, वो कहीं 11th-12th में नहीं सिखाया जाता। स्टीम टेबल एक खतरनाक चीज़ है। जिस दिन टेबल पढ़ना सिखाऊं, सब लोग किताब लेके आना, क्योंकि अपनी किताब से पढ़ पाओगे। एग्जाम में बोलते हैं तो स्टीम टेबल आपको देंगे या आपसे मंगाई जाएगी बाहर से कि आप लेके आओ अपने साथ में, ठीक है? क्योंकि स्टीम टेबल पढ़ना अगर इंजीनियर ने नहीं सीखा तो वो मैकेनिकल इंजीनियर है ही नहीं। आना चाहिए, और वो फर्स्ट टाइम लाइफ में पढ़ोगे और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वहां पर बताऊंगा आपको मैं। लेटेंट हीट आपको दे रखी है, मान लेते हैं पानी की लेटेंट हीट जो है वो 20 किलो जूल पर केजी होती है। कितनी होती है? 20 किलो जूल पर केजी। हमारा कितना है? तो क्या करेंगे, मास इनटू लेटेंट हीट। सिंपल आंसर हो गया, कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। तो हम अब हीट कैलकुलेट कर रहे हैं भाई, टोटल हीट मतलब एंथैल्पी। अब मैं एंथैल्पी बोलूंगा भैया इसको, अब हीट नहीं एंथैल्पी है, तो मेरी एंथैल्पी कितनी लगेगी? बल्कि देखो, कैपिटल H यूज करूंगा तो टोटल की बात कर रहा हूं, स्मॉल h यूज करूंगा इसका मतलब एंथैल्पी पर केजी। एंथैल्पी जब पर केजी करूंगा उसको बोलते हैं स्पेसिफिक एंथैल्पी। कौन सी एंथैल्पी? एग्जैक्टली, पर केजी। क्योंकि तो भाई 1 केजी क्यों निकाल, हम हर चीज 1 केजी क्यों निकाल रहे हैं? अरे 1 केजी का आइडिया हो जाए, फिर चाहे पानी में 1000 किलो लूँ, चाहे मैं 500 किलो लूँ, चाहे मैं 2000 किलो लूँ, मल्टीप्लाई करूँ, आंसर आ जाएगा। समझ आया? क्योंकि हम एक स्पेशल पे कैलकुलेट नहीं कर सकते ना, हमने सब चीज़ पर केजी निकालनी। तो अभी के लिए स्टीम टेबल जब हम पढ़ेंगे, तो अगर मान लीजिए आपका वॉल्यूम है, तो हम वॉल्यूम नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे स्पेसिफिक वॉल्यूम, वॉल्यूम पर केजी। हम पढ़ेंगे एंथैल्पी, स्मॉल h, क्या बोलेंगे? एंथैल्पी हीट पर केजी। अब यहां पर हमारे पास दो आएंगी, कौन कौन सी आएंगी? H बराबर आएगा सेंसिबल हीट प्लस लेटेंट हीट। तो सेंसिबल हीट क्या आएगा? Q C डेल्टा T, C डेल्टा T। अरे यार मास तो पर केजी ले लिया ना हमने, और यहां पर क्या होगा? प्लस लेटेंट हीट, जितनी भी आएगा। और जितना मास चाहिए, मास से मल्टीप्लाई करो, MC डेल्टा T प्लस M इंटू LH। बात समझ आई? अब जब भी मैं आपको स्टीम का प्रॉपर्टी दिखाऊंगा तो वहां पर मैं हीट वर्ड यूज नहीं करूंगा। अब क्या वर्ड यूज करूंगा? एंथैल्पी करूं। टोटल हीट है भाई हमारी, अब छुपी हुई और जगी हुई सब आ गई सारी हीट। क्लियर हुआ मामला? नहीं हुआ? बात समझ आई? आगे पढ़ा जाए। चलो बच्चों, यहां के बाद से यहां पर मैं आपको सेंसिबल और लेटेंट में फर्क समझा गया। अब मैं आपको एक ग्राफ दिखा रहा हूं, ये ग्राफ वैसे बुक में है आपकी, लेकिन यहां समझ लो। दो ग्राफ दिखाता हूं आपको, इसको वही थोड़ा सा हल्का सा, हाँ कोहेशन बढ़ गया। देखो, नहीं बुक अभी आज जरूरत नहीं है, बट नेक्स्ट क्लास से बुक की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बिना उससे न्यूमेरिकल नहीं होगे। जो इस चैप्टर के न्यूमेरिकल है ना, 100% आता है न्यूमेरिकल इसमें से, ठीक है। आओ, यहाँ हो गया, ये हो गया आपका टेम्परेचर, ठीक है, ये हो गया टेम्परेचर और ये हो गया आपका एंथैल्पी। हीट ले लेना, कोई बात नहीं, हीट लिख लो फिलहाल, एंथैल्पी मत लिखो, हीट लिख लो। थैंक यू सो मच। पूरा नहीं लिखाना होता इसको। शिवम, एक वो टेरू डस्टर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली सर्दियों में क्या होता है, मार्कर और बोर्ड के बीच ना कोहेशन बढ़ जाता है, जो मुझे जहाँ तक पता है, जिसकी वजह से इसको मिटाना मुश्किल होता है। चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ पर ये है हीट, ये है टेम्परेचर। मान लेते हैं हमने अभी शुरुआत करी -10 डिग्री सेल्सियस से, और हमने हीट देना शुरू करी। जब हीट देंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा 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 बढ़ेगा। एक पॉइंट आया जब इसका टेम्परेचर पहुंच गया 0 डिग्री सेल्सियस। थैंक यू सो मच। इसका टेम्परेचर पहुंच गया 0 डिग्री सेल्सियस। अब 0 पे क्या रहेगा? क्या ये अभी बढ़ता रहेगा आगे? एग्जैक्टली। अब जो यहां से यहां तक की आपने हीट दी बच्चों, इसका नाम था सेंसिबल हीट, क्योंकि इसने टेम्परेचर बढ़ाया। हाँ, अब यहां पर क्या होगा? 0 डिग्री पे आगे नहीं बढ़ेगा अचानक से, कुछ देर तक हीट रुकी रहेगी यहीं पर। ये
एग्जैक्टली अब समझ गया तुम लोग बात, ये है लेटेंट हीट। अब यहां पहुंचने के बाद जब हीट दोगे फिर टेम्परेचर बढ़ेगा। अब पहुंच गया मान लो कुछ देर बाद कितना 100 डिग्री सेल्सियस। अब यहां पर फिर कुछ देर तक हीट दोगे लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। हीट दोगे बट टेम्परेचर क्या होगा, स्टेट चेंज होगी। और ये हो गया ऐसे। और देखो मैंने ये छोटा बनाया ज्यादा बनाया है, ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, ये लेटेंट हीट ऑफ, और फिर बढ़ जाएगी यहां पर। बात समझ आएगी, ये सेंसिबल हीट है। क्या ये ग्राफ समझ आया? बुक है किसी के पास? जब आप बुक पढ़ते हैं तो इस बुक के अंदर स्टीम, प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, ये चैप्टर कौन सा है आपका? प्रॉपर्टी ऑफ स्टीम। ये रहा, हाँ ठीक है, मिल गया। तो आपकी बुक में स्टार्टिंग के साथ 3 या 4 पेज बाद ही है ये, मेरे को अभी चैप्टर मिला नहीं, एक मिनट को मैं देखता हूँ। ये रहा, क्या समझ आ रहा है अब आपको? अब तो कोई समस्या नहीं है। अगर बाई चांस लेटेंट हीट, सेंसिबल हीट पे कोई क्वेश्चन आए तो कर दोगे? पता है सेंसिबल हीट क्या होता है, लेटेंट हीट क्या होता है, कौन सी ज़्यादा होती है, कौन सी कम होती है, और क्यों होती है, कैलकुलेट कैसे करते हैं? अरे क्वेश्चन समझ आ गया? ग्राफ पहले ऐसे, फिर लेटेंट है, फिर सेंसिबल है, फिर लेटेंट है, और फिर इसको बोलेंगे सुपर हीटेड स्टीम। स्टीम बना चुके हो और हीट कर रहे हो उसको बोलते हैं सुपर हीटेड स्टीम। और जब हम पढ़ेंगे जब टेबल, तो यहाँ पर स्टीम टेबल आती है। अब किसी ने पूछा ना हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, हर टेम्परेचर पर अलग अलग होगा, तो हर टेम्परेचर प्रेशर पे वैल्यू हम यहाँ से पढ़ेंगे। यहाँ प्रेशर दिया है, यहाँ टेम्परेचर दिया है, यहाँ पर वैल्यू दी है। एक मिनट को देखो और पीछे आऊँ, जो सबसे पहली वाली टेबल है ना आपको एक्चुअली वो पढ़नी है। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ लिखा है स्पेसिफिक, यहाँ लिखा है स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक क्या लिखा है, इंटरनल एनर्जी, इसके बाद स्पेसिफिक एंथैल्पी, और स्पेसिफिक एक एंथैल्पी है, एक एंट्रोपी है। ये सारी वैल्यूज अलग अलग टेम्परेचर प्रेशर पे, ये पढ़ना सिखाऊंगा कैसे पढ़ते हैं। जब क्वेश्चन वैल्यू आती है ना तो आपको बोलेंगे प्लीज सी इन द स्टीम टेबल। तो स्टीम टेबल पे भाई, क्योंकि आप देखो ना हर जगह पर, अब 100 डिग्री सेल्सियस पानी के लिए कुछ और होगा, किसी के लिए कुछ और होगा। सोचो मैं बोलो 100 नहीं, मेरा टेम्परेचर 99, तो यहीं पर होगी एंथैल्पी, वो कहाँ से लाऊंगा मैं? तो मेरे को क्या चाहिए? स्टीम टेबल चाहिए। या तो मैं खरीद के लेके जाऊँ, अदरवाइज मुझे वहाँ मिल जाएगी। और कई बार वो क्या करता है, वैल्यू दे देता है। और कई बार क्या होता है, जब बच्चे मैंने देखा कई बार पास में न्यूमेरिकल करते हैं ना, तो वो देखते हैं टेबल किधर रखी है, इसको डेटा मैच ही नहीं कर रहा। तो टेबल से हमें डेटा फैच करना आना चाहिए। चलो यहां से बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट। चलिए बच्चों अब बढ़ते हैं हम आगे। पहले आपको एक वर्ड समझ आना चाहिए, इसको बोलते हैं ड्राइनेस फ्रैक्शन। ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या होता है? देखो इमेजिन करते हैं हमारा पानी जो पानी है वो है 100 डिग्री सेल्सियस पे, गॉट इट। और यहां पर भी पानी जो है, पानी नहीं भाप है, वो 100 डिग्री सेल्सियस पे है। यहां से बाद, इसके बाद वो बन जाएगी स्टीम। पूरी तरह स्टीम है, सिर्फ पानी नहीं है। और इससे पहले पूरी तरह क्या है? स्टीम नहीं है। 100 डिग्री पानी, ये 100 डिग्री वाटर है, ये 100 डिग्री स्टीम है। लेकिन एक बात बताओ, एक बीच का ट्रांजिशन फेज भी तो होगा, लेटेंट वाला। जब क्या होगा, मान लो 1000 किलो पानी है, उसमें से 1 किलो स्टीम बन गई, 99 बची, फिर 1 किलो बन गई, फिर 1 किलो बन गई, फिर 1 किलो बन गई, फिर 1 किलो बन गई। तो धीरे धीरे वो ट्रांजिशन हो रही है इस तरफ। जब मैं यहां पहुंचा तो मैं देखा मैंने 500 केजी तो पानी भाप बन चुकी है, और 500 केजी पानी है, ठीक है। इसका मतलब जो भाप है उसमें पानी है। इसलिए बच्चों ये जो ट्रांजिशन रीजन होता है, इसको बोलते हैं वेट रीजन। क्या बोलते हैं इसको? वेट रीजन, क्योंकि इसमें पूरी तरह स्टीम भी नहीं है और पूरी तरह पानी भी नहीं है। बहुत बढ़िया। तो अगर थोड़ा बनना शुरू होगा, थोड़ा यहां से बनना शुरू हो जाएगा। अब मैंने इस पूरे वेट रीजन को 10 पार्ट में डिवाइड किया। कितने पार्ट में? 10 से जट नहीं, 0 से लेके 1 तक डिवाइड किया। 10 में डिवाइड नहीं करते, 0 से लेके 1 तक डिवाइड किया। तो बताओ बिल्कुल बीच वाले पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी? 0.5, हाँ या ना? बहुत। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मैंने पूरे को 0 से 1 तक डिवाइड किया 10 हिस्सों में, तो बीच वाले की वैल्यू कितनी होगी? 0.5 क्या शो कर रहा है आपको? आधा पानी। एग्जैक्टली, आधा पानी। इसको बोलते हैं ड्राईनेस। इसमें कितनी ड्राई है? 0.5 ड्राई है, 50% ड्राई हो गया। समझ आया ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या होता है? अगर मैंने बोला कि ड्राइनेस फ्रैक्शन को x से डिनोट करते हैं, इसकी वैल्यू 0.3 है, तो बताओ कहां पर हो आप? यहां पर हो। इसका मतलब 30% ड्राई हो गया और 70% पानी है। बात समझ आई? ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू 1 होगी कतई, तो पूरा ड्राई हो गया, 100% ड्राई।
अरे बात क्लियर होती कि नहीं होती? समझ आया? इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल आता है, कितना ड्राई है, कितना ड्राई है अपॉन टोटल कितना है, टोटल में तो ड्राई है ना। तो भाई मैंने बोला ऐसा है 100 ग्राम सॉल्यूशन था, टोटल पानी था, 100 ग्राम में 30 ग्राम तो वेपर है हमारे, 70 नहीं, और 100 ग्राम टोटल है, 100 ग्राम टोटल है, तो वेपर कितना है 0.3% ही तो हुए। इसका मतलब मास ऑफ वेपर, मास ऑफ वेपर अपॉन टोटल मास, फिर टोटल के मुकाबले कितना परसेंट ड्राई हो गया। अब मास ऑफ वेपर हो गया 100, टोटल भी 100 था, तो कितना हो गया सारा 1, तो टोटल यहां पर आ गया ना 1। अरे ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? समझ आया ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या होता है? मेरे क्वेश्चन बताओ ध्यान से सोच के, जब ये 0.3 ड्राइनेस फ्रैक्शन था इसका, और उसका ड्राइनेस फ्रैक्शन बढ़ के हो गया 0.7, तो कब मुझे ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, 3 पे या 7 पे? मतलब कहाँ 0.3 तक लाने के लिए और 0.7 तक लाने के लिए, गलत क्वेश्चन पूछ गया मैं, 0.3 तक लाने के लिए 0.7 तक लाने के लिए कब मुझे ज्यादा हीट देनी पड़ेगी? एग्जैक्टली, दैट मींस ड्राइनेस फ्रैक्शन जितना ज्यादा होगा उतनी एंथैल्पी भी। ये बात क्लियर होती है? यहां तक समझ आया? चलो बहुत बढ़िया, जल्दी समझ रहे हो तुम लोग, आगे बढ़ते हैं। अगले पॉइंट पे आते हैं बच्चों, एंथैल्पी यानी हीट को अंडरस्टैंड करने के लिए हम जो कर्व बनाते हैं, जो ग्राफ बनाते हैं, वो हमारा होता है टीएस कर्व, बताया था। जो टी और एस कर्व होता है, ये हो गया टी, ये हो गया एस। बच्चों टीएस कर्व दो तरीके से बनता है, ध्यान से सुनो। एक बनता है सिर्फ गैसेस के लिए, किसके लिए? वो सिंपल है, जो भी आपका टेम्परेचर पैसे यहां बनाओ सीधा सीधा। लेकिन जो बनता है स्टीम बनाने के लिए, जहां पर आप स्टेट में चेंज कर रहे हैं, वहां पर इस तरीके से एक डोम बनाते हैं। पहले डोम समझते हो? डोम गुंबद टाइप का। इसमें एक पॉइंट आता है, इसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। कौन सा पॉइंट? क्रिटिकल पॉइंट। इस क्रिटिकल पॉइंट से इधर की जो लाइन आती है, ये वाली लाइन, ये हाँ, इस लाइन के इधर लिक्विड है, इसको बोलते हैं लिक्विड रीजन। लिक्विड रीजन, सुनो सुनो, मैंने फिर बोला सिर्फ सुनो, कई बार ज्यादा बताने के चक्कर में समझ नहीं पाते हम लोग। आराम सुनो, कोई बात नहीं, आपको आता है, दैट्स रियली नाइस। लेकिन अगर सुन रहे हो तो कुछ चीजें सीखने को मिलेंगी आपको, ठीक। यहां से यहां तक ये जो लाइन है, इस लाइन को बोलते हैं सैचुरेटेड लिक्विड लाइन। सुनो फिर बोलता रहा हूं मैं तुम्हें, चलो, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन। इस लाइन के इधर वाली जो लाइन है, ये वाली, क्यों मैं पूछ नहीं रहा ना किसी से, मैं बता रहा हूं, पूछा तो आप आंसर देते, मैं पूछ नहीं रहा हूं। इसको बोलते हैं बच्चों हम लोग सैचुरेटेड वेपर लाइन। अब बच्चों सैचुरेटेड का मतलब क्या है? सैचुरेटेड का मतलब है इस लाइन के इधर लिक्विड अब खत्म हो गया, जितना है यहीं तक है बस। बच्चों बीच में ये हो गया वेट रीजन, और अगर सही बताऊं तो ये वाला लेटेंट हीट का रीजन है हमारा, और ये हो गया हमारा वेपर या स्टीम बोल सकते हो यहां पर। बात क्लियर हुई? ये जो क्रिटिकल पॉइंट से ऊपर। अच्छा, अब होता क्या है, इसमें हम दो तरह की लाइनें बनाते हैं। सोचो, अगर मुझे टेम्परेचर बढ़ाना है, ये ऐसे मतलब एंट्रोपी, रैंडमनेस, मैंने एक लाइन खींची, इसमें ऐसे 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 ऐसे, दे आर डाइवर्जिंग ऑलवेज, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे। ये जितनी लाइन बच्चों मैं खींच रहा हूं, ये इन लाइन को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट प्रेशर लाइन। क्या बोलते हैं इनको? कांस्टेंट प्रेशर लाइन। इसका मतलब क्या है, अगर ये एक बार की लाइन है तो यहां कितना प्रेशर होगा? एक बार। यहां कितना होगा? यहां कितना होगा? यहां कितना होगा? यहां कितना होगा? लेकिन टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर को यहां बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, देखो ये टेम्परेचर है ना, ये बढ़ रहा है बच्चों। लेकिन जैसे ही ये टेम्परेचर की लाइन किस में एंटर करती है? वेट रीजन में एंटर करती है। ये चीजें फिर बता रहा हूं, रटनी है, उसको अंडरस्टैंड नहीं करना फिलहाल के लिए, ठीक है। जैसे ही ये लाइन, टेम्परेचर वाली लाइन जैसे ही एंटर करती है किसमें? वेट रीजन में, तो टेम्परेचर और प्रेशर की लाइन कंसाइड कर जाती है। दैट मीन्स यहां पर क्यों? क्योंकि वेट रीजन में टेम्परेचर नहीं बढ़ता, क्योंकि वहां लेटेंट हीट काम करती है। तो यहां से लेके यहां तक का ये टेम्परेचर बढ़ रहा है? नहीं, हीट बढ़ रही है, हीट बढ़ रही है, हीट दे रहे हो, हीट दे रहे हो, हीट दे रहे हो, हीट दे रहे हो। पानी से क्या बन रहा है? वो गैस बन रही है, तो एंट्रोपी तो बढ़ेगी ना भाई। रैंडमनेस ऑफ पार्टिकल, एंट्रोपी बढ़ेगी, क्या नहीं बढ़ेगा? टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ा बढ़ा बढ़ा, फिर टेम्परेचर प्रेशर दोनों कांस्टेंट हो गए, लेकिन फिर प्रेशर तो कांस्टेंट है बट टेम्परेचर बढ़ रहा है। इतनी बात क्लियर हुई? अरे बात समझ आई? स्टीम टेबल क्या कहती है?
स्टीम टेबल, उसका बेसिक करा के छोड़ूंगा। स्टीम टेबल ये बोलती है कि हमने सारे लिक्विड के लिए, हम सिर्फ पानी की बात करते हैं, पानी के लिए हमने सैचुरेटेड वेपर लाइन पे हर प्रेशर पर 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, यहां प्रेशर कितना होगा बताओ? 1 बार। और यहां का कुछ टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर मान लेते हैं 300 डिग्री सेल्सियस, और 300 ज़्यादा हो जाएगा भाई, 100 डिग्री सेल्सियस। हम लोग अलग अलग हीट करते हैं। अभी प्रेशर कुकर में क्या करते हैं, प्रेशर कुकर में थोड़ी पानी जल्दी उबलता है, वहाँ टेम्परेचर पौधा 150 पहुँच जाता है, तो वहाँ पानी देर में उबलता है। ठीक है, प्रेशर बढ़ाओगे तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो जाता है। अगर आपने प्रेशर 1 का 2 बार कर दिया तो पानी 100 पे नहीं उबलेगा, पानी 120 पे उबलेगा, 150 पे उबलेगा। इसका मतलब प्रेशर बढ़ाने से पानी का बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो जाता है। अब क्या हुआ, यहाँ 1 बार 2 बार, तो इसका मतलब यहाँ पर भी कुछ टेम्परेचर होगा। हमने अगर 1 बार पे है तो पानी 100 पे उबल रहा है, अगर 2 बार पे ले गए तो पानी 120 पे उबल रहा है, 200 पे कितने उबल रहा है, एग्जाम्पल ले रहे हैं, स्टीम टेबल बताएगी। तो हमें स्टीम टेबल ने बोला ऐसा है, यहाँ वाली जो एंथैल्पी है ना, इसको इस लाइन के लिए हम लोग शब्द यूज करेंगे F, और यहाँ के लिए यूज करेंगे हम लोग G। इसके लिए यूज करेंगे F, इसके लिए क्या यूज करेंगे G। आई डोंट नो क्यों, बट मैं जुगाड़ बनाया इसका, फ्लूइड, लिक्विड और एक गैस, मैं जुगाड़ बना लिया। मैंने बोला HF दिया है आपको, क्या दिया है? HF मतलब एंथैल्पी, मतलब यहाँ के लिए जो एंथैल्पी है मान लेते हैं वो है 2500 किलो जूल या 2500 जूल यहाँ के लिए, मतलब इतनी एंथैल्पी कितनी है, 2500 जूल है। मैं कहा इतनी कितनी है, कहता ये जी है मेरी, मान लो यहाँ से यहाँ तक की है Hg, इस वाले पॉइंट पे, सेम प्रेशर पे और सेम टेम्परेचर पे। मैंने HF निकाला, HF इस लाइन पे आएगा, Hg निकालूंगा तो इस लाइन पे आएगा, वो यहां से यहां तक का होगा HF, और यहां से लेके यहां तक का क्या होगा, Hg होगा। और मैंने Hg निकाला, वो आया 300 जूल। कितना आया? 300 नहीं, 350 मान लेते हैं, 350 तो आइए, 2500 है ना, 2500 है ना, 3500 मान लो, 3500। बल्कि मैं तुम्हें आसान करने के लिए मैं जानबूझ के मैं ले रहा हूं, इसको 250 ले रहा हूं, इसको 300 350 ले रहा हूं, रीजन बताऊंगा बहुत 2 मिनट में। अभी इसका मतलब इसमें लेटेंट कितनी हीट दी बताओ हमने? बहुत बढ़िया, हमने लेटेंट 100 दी, अरे हाँ या ना? बहुत बढ़िया। मैंने यहां से लेके यहां तक HF से Hg तक पहुंचाने में मैंने 100 जूल एनर्जी खर्च कर दी। बात समझ आई कि नहीं आई? वैल्यू कितनी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। मेरे को यह पूछना है कि अगर मेरा ड्राइनेस फ्रैक्शन मुझे 0.5 करना हो तो मुझे कितनी हीट देनी पड़ेगी? अगर मुझे इसे आधा वो करना है, बस सोच के बताओ, सोच के 50 नहीं देनी पड़ेगी, कम ऑन, सोच के। हमें यहां से काउंट करनी होती है एंथैल्पी, यहां से नहीं, यहां से बताओ कितनी करनी पड़ेगी? दोबारा सोचो, दोबारा सोचो, आराम से आएगा तुम्हारा आंसर, आएगा, तेरा टाइम आएगा, डोंट वरी। 250 ऑलरेडी दे चुके हैं और 50 और देनी है, तो 300 हुई कि नहीं हुई? तो अगर मैं इसको 300 जूल एनर्जी दे दूं तो मेरा पानी किस लेवल पे पहुंच जाएगा? उसका ड्राइनेस फ्रैक्शन 0.5 हो जाएगा। ये मैं डिसाइड कर रहा हूं कितना करना है हीट देके, आधा पानी आधी स्टीम। अरे बात समझ आई? क्यों? क्योंकि यहां से लेके यहां तक मैंने 10 पार्ट में डिवाइड किया है। कितने पार्ट में? और 10 पार्ट में 100 जूल था, तो एक पार्ट कितने जूल का हो गया? 10 जूल का। कल कोई 1000 हो सकता है। तो मैंने कहा इसका मतलब मैंने कैसे कैलकुलेट करा? मैंने कहा मुझे पता करना है कि मेरा एंथैल्पी कितनी देनी पड़ेगी जब x की वैल्यू कितनी हो? 0.5। मैं कहा बहुत सही है, अगर ये निकालना है आपको तो एक काम करो, पहले HF देख लो कितना है उस वाले पॉइंट पे, ये 250 है। मैं कहा ठीक है भाई, फिर देख लो कहां तक ले जाना है। कहता भाई मुझे ले जाना है 0.5 तक, और कितनी देनी पड़ रही है बीच में? 100। तो मैं 100 कैसे निकाला मैंने? मैं कहा इसका मतलब ये तो हो गया x। मैं कहा भाई Hg में से अगर आप HF माइनस कर दो तो आपको बीच का रीजन मिल जाएगा। तो मैंने कहा भाई ठीक है, 250 और प्लस 0.5, और ये कितना हुआ? 350 माइनस 250, तो मेरा कितना आ गया? 250 प्लस 0.5 इंटू 100, कितना आ गया? 300 आ गया। अरे बात समझ आई? इसका मतलब, अच्छा मैं ये क्यों चाह रहा हूँ चेक कैलकुलेट करना? भाई एक बात बताओ, अगर मेरे टरबाइन का काम कितने पे चल सकता है? अगर मेरे टरबाइन का काम 100 डिग्री सेल्सियस पे चल ड्राइनेस फ्रैक्शन 1 पे चल सकता है, तो मैं 101 क्यों करूंगा? मेरा कोयला खर्च होगा ना यार, पैसे तो बचाना है, बिजली का बिल तो कमाना चाहिए। मैं कहा मुझे कतई यहां लेके आना है, कतई यहां जरा सा, क्योंकि अगर वेट करा तो जंग लग सकती है, पानी जाएगा। मुझे वेट नहीं चाहिए, वेट से हल्का सा आगे जाना है, और जस्ट हल्का से जाना है। तो कैलकुलेट कौन करेगा? मैं। और इंजीनियरिंग कैलकुलेशन इतनी खतरनाक होती हैं, अगर मैंने डिसाइड करके यहाँ रख दिया सारे लॉसेस का, तो यहीं पहुंचेगा वो, ना ऊपर और ना नीचे।
बात समझ आई? अगर मैंने पूछा सेम तरीके से, अगर आपको मैंने बोला एंथैल्पी, मुझे फॉर्मूला बताना, अगर ये सेम प्रोसेस है और मुझे इसका ड्राइनेस फ्रैक्शन 0.9 पहुंचाना है, कतई ड्राई करना है, तो बताओ कितना आएगा, बताओ आंसर। मुझे ड्राइनेस फ्रैक्शन 0.9 पहुंचाना है, 250 ये आएगा 340। अबे 10 कम कर दो ना यहां से। तो मैंने कैसे कैलकुलेट करा, मैंने कहा भाई HF पे कितना था और प्लस 250 और प्लस मुझे और कितना चाहिए, मगर कितना ड्राइनेस फ्रैक्शन 0.9, कितने का, इतने का, इतने का, इतना मतलब Hg माइनस HF। और बच्चों इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं HF प्लस X और इसे बोलते हैं HFG। ये हो गया फॉर्मूला समझ आया हाँ या ना बताओ? अरे पल्ले पड़ा। कल को एंट्रोपी कैलकुलेट करनी हो तो S बराबर आ जाएगा SF प्लस X SFG, और ये कहां दे रखा होगा, स्टीम टेबल के अंदर। SF इसकी वैल्यू कहां से निकालेंगे, स्टीम टेबल से। इसकी वैल्यू कहां से निकालेंगे, स्टीम टेबल। कैसे पता होगा स्टीम टेबल पे, प्रेशर दे रखा होगा, टेम्परेचर दे रखा होगा, टेम्परेचर देखेंगे, प्रेशर देखेंगे, अच्छा इतनी आ रही है, ठीक है। अरे बात कुछ क्लियर होती है कि नहीं होती? कुछ समझ आया? कोई डाउट हो तो पूछो फटाफट जल्दी। डाउट नहीं है? बहुत बढ़िया। आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, आपको पता क्या होगा, आपको बोलेंगे कि हमारे पास कोई स्टीम है, उस स्टीम का टेम्परेचर है, मान लेते हैं 5 डिग्री सेल्सियस। कितना है? 5 डिग्री सेल्सियस। आपको सो लेके जाना है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे यहां पर, तो भाई पहले आप ये कैलकुलेट करोगे, फिर आप ये यहां तक HF आ जाएगा। लेकिन ये कैसे कैलकुलेट करोगे, कौन सी हीट है, सेंसेबल, Q बराबर MC डेल्टा T। यहां पर कितना है 5, यहां कितना है 100, डिफरेंस कितना है 95। C पता है पानी के लिए, मास दे रखा होगा, तो ये हीट किससे आई, Q से आ जाएगी। और ये कहां से कैलकुलेट होगी, ये स्टीम टेबल से। कहां से कैलकुलेट होगी, वहां से HF निकाल। अच्छा एक बात बताओ, एक जनरली तुमसे पूछो, तुम कितना समझ पाए, क्या मैं इस फॉर्मूले में ऐसा नहीं कर सकता, अगर मुझे 0.5 जाना है तो मैं 350 में 50 माइनस कर दूं? क्या मैं ऐसे नहीं कर सकता, Hg माइनस XSFG? अरे हाँ या ना? ये होता है क्वेश्चन आने का नतीजा। अगर आपको लॉजिक नहीं पता हो ना तो फॉर्मूले में कंफ्यूज हो जाओगे। आपको लॉजिक पता है कि आ कैसे रहा है ये, तो चाहो तो उसमें जोड़ के ले आओ यहां तक, क्योंकि देखो ये यहां तक कि HF है, यहां तक क्या Hg, आपको यहां पहुंचना है, तो इसमें से माइनस कर दो या इसमें ऐड कर दो। अरे एक बात समझ आई नहीं आई? ड्राइनेस फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होगा, मास ऑफ वेपर अपॉन टोटल मास। ये क्या होगा, ड्राइनेस फ्रैक्शन होगा। और कैलकुलेट कैसे करोगे, समझ आ गया? अरे क्लियर हो गया? बढ़िया, चलो अभी आज की वीडियो फिलहाल यहीं बंद करते हैं।